चैप्टर 5 इज योर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब हुआ जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को ग्रुप करना, आइडेंटिफाई करना और फिर उन ग्रुपिंग के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को बनाना एंड डिफरेंट वर्क रिलेशनशिप्स को सेट करना, डिफरेंट पोजीशंस आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, दैट इंटरकनेक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। एंड बाकी सबका एक ही बात होती है कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अल्टीमेटली हर बात को करने का मोटिव यही है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जैसे कि हमारी सारी पढ़ाई का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। क्या है हमारी पढ़ाई का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? अचीव गुड मार्क्स। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड अपने पूरे काम को, पूरी एक्टिविटीज को डिवाइड करेंगे, आइडेंटिफाई और डिवीजन करेंगे। डिवीजन, जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं उनको आप डिवाइड करेंगे, उनको एक ग्रुप में बनाएंगे और फिर वो जो ग्रुप है दैट बिकम्स डिपार्टमेंट्स। तो वो डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। फिर हर डिपार्टमेंट की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये असाइन करेंगे और फिर लास्ट में वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं वो हम एस्टैब्लिश करेंगे, उनकी अथॉरिटी, उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि अगर आपको इसका प्रोसेस याद है तो आप उस प्रोसेस को सीक्वेंस में लिख दो और वो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन बन जाती है। ये सबसे आसान है और कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, कहीं कुछ मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, बड़े प्यार से आप लिख सकते हो, फुल नंबर है उसमें भी। ठीक है, तो बिल्कुल वो मत सोचना। अब क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, हमारा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, हमारी ड्यूटीज में क्लैरिटी आती है, सबको अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, अपने रिसोर्सेज का वही एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडॉप्शन ऑफ चेंज, कि हम कोई भी अगर डायनामिक वर्ल्ड है उस डायनामिक एनवायरनमेंट में इफ वी वांट टू चेंज एनीथिंग देन इट कैन बी इजीली चेंज। एडमिनिस्ट्रेशन विल बी वेरी इफेक्टिव बिकॉज हमें पता है कि हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू whom, हु इज गोइंग टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम whom। तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड होता है सारा मामला और उसकी वजह से हमारे जो पर्सनल है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी भी डेवलपमेंट अच्छी होती है बिकॉज एवरीवन नोज कि अगर इस पोजीशन पे हम हैं तो हमें क्या काम करना है, इस पर है तो क्या काम करना है। तो प्रमोशन देना भी उनको इजी हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर वाली हायरार्की पे कौन कैसे काम कर रहा है, तो दिस विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें हम प्लेसिंग कर सकते हैं, हम उसमें ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कितने लोग हमारे पास, क्या क्या पोजीशंस हमारे स्ट्रक्चर में हैं और हर पोजीशन का क्या क्या रोल है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें उनकी ऑपरेटिंग टास्क, मैनेजरियल टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन गया। जैसे कि पजल्स का गेम खेलते हो, पजल्स में बॉक्सेस बने होते हैं ना, फिर आप उसमें पजल्स रखते चले जाते हो, तो वो जो पजल का बॉक्स है जिसमें आप पजल्स रखते हो, जो खाली जगह है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी कौन कौन सी जॉब्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, आपको अपना कंट्रोल कितना, स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना डिग्री रखना है। यू नीड हाई डिग्री ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, यू नीड लेस डिग्री ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। आपको अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे रखनी है, मीन्स क्या ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि कोई भी सुपीरियर अपने काम को डेलीगेट कर सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन दो ही हैं, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं? प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, ठीक है, फिर क्वालिटी कंट्रोल है, फिर हमारे पास एक असेंबली डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, तो ऐसे करके अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके बेसिस पे हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। जनरली जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और एक सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रही है तब वो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑप्ट करते हैं।
क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर का फायदा यह है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता है। ऑल्दो इसमें प्रॉब्लम भी आती है कि हर कोई अपने फंक्शन को बेटर करने की कोशिश में रहता है, और क्योंकि सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड हैं, तो अगर सब अपना अपना सोचेंगे तो उनका इंटरकनेक्शन, वो जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाली चीज है, वो हिल जाएगी। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। तो उसको ओवरकम करने के लिए वी नीड टू डिफाइन ईच एंड एवरी पॉइंट, जॉब डिस्क्रिप्शन और हर फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, अथॉरिटीज हमें बहुत क्लियरली डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे काम कर रहा है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर डिविजन्स हैं। ये मान लो गारमेंट्स का है, तो गारमेंट्स में हमने कह दिया ये लेडीज गारमेंट है, ये जेंट्स गारमेंट है, ये किड्स गारमेंट है, ये पार्टी वियर है, ये कैजुअल वियर है, ऐसे करके हमने वेरियस, या और प्रोडक्ट, ये ज्वेलरी सेक्शन है, ये गारमेंट सेक्शन, ये फुटवेयर सेक्शन है, ये ग्रोसरी सेक्शन है। तो जब हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं, देन वी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसमें बड़ा फायदा होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। उसके अलावा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में हर प्रोडक्ट अपने लिए काम करता है, तो और उसके अंडर में हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ता है। भाई फंक्शंस का तो डिवीजन देना ही देना पड़ेगा ना। तो अब इसमें फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिल गया। इसमें फायदा ये हो गया कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के साथ साथ हमें हर एक डिपार्टमेंट, हर डिवीजन अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके जाना चाहेगा। ऑल्दो उससे नुकसान भी हो जाता है, नुकसान ये हो जाता है कई बार कि डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रहा है। मतलब हर एक कोई अपने अंडर में फंक्शनल स्ट्रक्चर ले रहा है और उसकी जरूरत नहीं है कि इतने सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर आए। तो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है, कई बार वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाती है, और कई बार हर प्रोडक्ट आपस में ही वो लोग compete करने लग जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बट वही वाली बात है, एवरी कॉइन हैज टू साइड, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि भाई हम इसके बेनिफिट्स पूरे लें और जो भी इसके डीमेरिट्स हैं उन पे काम करके उन्हें ठीक कर लें। सोल्यूशन तो हर प्रॉब्लम का है ना। क्या दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं आया है? कोई ऐसी प्रॉब्लम? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जितने भी डीमेरिट्स हम पढ़ते हैं, हर डीमेरिट का एक क्रॉस आंसर होता है कि कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए बस अब हमसे ये पूछा जाता है अगर कि केस स्टडी देके कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें ऑप्ट करना है, तो वी शुड कीप इन माइंड कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए तो डिविजनल स्ट्रक्चर, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो डिविजनल स्ट्रक्चर। ये बस दिमाग में रखना, जब केस स्टडी आती है तो ये पॉइंट्स देख लेना कि वो किस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, कौन से स्पेशलाइजेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं और उनके पास प्रोडक्ट लाइन क्या है। अगर वो कहते हैं कि वो अभी तक सिंगल प्रोडक्ट में थी लेकिन नाउ दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो इमीडिएटली आप डिविजनल पर आ जाओगे। अब उसमें यानी कि बिफोर एक्सपेंशन दे वर फॉलोइंग फंक्शनल स्ट्रक्चर, बट आफ्टर एक्सपेंशन दे शुड फॉलो डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर शुड वर्क अंडर द डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया है दोनों? फिर मैंने एक टर्म यूज की थी डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स फॉर टाइम बीइंग हम अपने टास्क को अपने जूनियर्स को करने को देते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मतलब उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट्स होंगी, उन विद इन द लिमिट्स उसे काम करना होगा, उसको विद इन लिमिट अथॉरिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, बट वो परमानेंट नेचर का नहीं होगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपको जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एम्पावर्ड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और फ्यूचर मैनेजर्स भी तैयार हो गए। वो कभी कभी जब आपके बिहाफ पे काम करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा हमारे सीनियर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके ऊपर कितना काम है, और जो सीनियर्स हैं दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। ठीक है ना, तो ये तो डेलीगेशन हो गया। लेकिन जब हम इसको परमानेंट नेचर का कर देते हैं, हम इसको एक्सपेंशन बेसिस पे कर देते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन कम्स विद डिसीजन मेकिंग पावर, विद मोर अथॉरिटी, मोर ऑटोनॉमी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि मान लो मैं एक 3 दिन के टूर पे जा रही हूँ और मैंने अपने, तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, मैंने तुम्हें बोल दिया कि कार्तिक मेरे पीछे से ना 3 दिन
तुम इस काम को, प्रोजेक्ट को संभाल लेना। तो मैंने सबको बता दिया कि कार्तिक विल लीड फॉर नेक्स्ट 3 days। नाउ कार्तिक को मैंने बता दिया कि कार्तिक बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे से बात जरूर करना, डोंट टेक एनी डिसीजन बाय योर ओन, एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू फेस्ड जस्ट टॉक टू मी। दिस इज डेलीगेशन। मैं उसको समझा के गई हूँ, ठीक है। बट अब मान लो मैंने एक नई ब्रांच ओपन की, मैंने उस नई ब्रांच को जहां ओपन किया वहां पर, क्योंकि मैं कार्तिक को रेगुलरली डेलीगेट कर रही थी काम को, तो मैंने कार्तिक को उसका सेंटर हेड बना दिया। अब क्या हुआ, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि जैसे ही मैंने पोजीशन दी, उस पोजीशन के साथ कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ऑटोनॉमी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। तो हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन इज ओनली वंस, ये हमने डेलीगेट कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन इज लाइक दिस, हमने पैरेलल अपने और लोग बिठा दिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है, इट इज इजी टू एक्सपैंड। मुझे अब कहीं और ब्रांच ओपन करनी है, मैंने, और मेरे पास ऐसे लोग थे जिनको टाइम टू टाइम में डेलीगेट कर रही थी, आई नो, मैंने उसको वहां का ब्रांच हेड बना दिया, मैंने उसको वहां का, तो इट बिकम इजी। जबकि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद इन द वन पर्सन ओनली, या वो ओनर भी हो सकता है, या ओनर ने कहा कि भाई मैंने ये बंदा अपॉइंट कर दिया सीईओ हमारा, अब सीईओ को सारी मैंने पावर दे दी है, तो वो सेंट्रलाइज्ड है। तो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो सेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो दिस इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन विल बी ओके। बट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन इज नॉट ओके, वहां पे तो डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा। अगर किसी के अंडर में 2000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो 2000 एम्प्लॉयज की सारी प्रॉब्लम्स एक अकेला इंसान तो नहीं फॉलो कर सकता ना, उसको तो टीम चाहिए ना। 2000 एम्प्लॉयज है, मतलब कितनी प्रोडक्शन हो रही होगी, 2000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितनी सेल्स होगी, तो हर एक के लिए उसको टीम चाहिए होगी। तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ही करना पड़ेगा। तो समझ में आया, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डेलीगेशन जब भी हम करते हैं तो उसके 3 मेन एलिमेंट्स आते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी। अगर मैं कार्तिक को काम देके गई हूं तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी मेरी ही रहेगी। अगर वो प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हुआ तो आई एम आंसरेबल टू माई सीनियर्स। मैं ये नहीं कह सकती मैं तो टूर पे गई थी, मैंने उसको बोला था, उसने किया ही नहीं, मैं क्या करूं। नो, आई कांट डू दिस बिकॉज आंसरेबिलिटी इज माइन। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, वो मैं उसको कुछ उतना ही परसेंट दूंगी जितना कि उस टास्क को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। समझ रहे हो, जितना कि उस टास्क को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड है, मैं उतनी ही अथॉरिटी, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी। बट अकाउंटेबिलिटी तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम तीनों ही देते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज हमारे ज्यादा मोटिवेट हों, हम ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, हमारी मैनेजमेंट हियरार्की डेवलप हो सके। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं, दे आर मोर और लेस सिमिलर। डिफरेंस दोनों के कॉन्सेप्ट में है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में एडिड एडवांटेज क्या है, एक्सपेंशन बिकम्स इजी, एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाती है, ये फायदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में फिर ये भी फायदा होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका टर्नओवर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है ना कि अरे ये तो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्सपेंड होगी तो हमारे लिए भी चांसेस आएंगे, तो एम्प्लॉयज टर्नओवर कम हो जाती है इससे, ठीक है। समझ में आया ये सारे कॉन्सेप्ट। फिर हम कहते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल तो जो हमारा प्रॉपर डेफिनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली बनता है, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो आपस में हमारे कॉमन थॉट प्रोसेस की वजह से बन रहा है, या हमारे कॉमन थिंकिंग प्रोसेस की वजह से, यानी कि हम इनफॉर्मल में हमारे पास कोई सुपीरियर, कोई सबऑर्डिनेट, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल में सब इक्विवेलेंट है, ठीक है। इनफॉर्मल इज जस्ट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more people, दैट इज इनफॉर्मल, ठीक है।
तो फॉर्मल इनफॉर्मल की अगर हम फायदे नुकसान की बात करें तो फॉर्मल इज गुड बिकॉज फॉर्मल में दिस इज इजी टू एस्टैब्लिश responsibility and authority, but informal में nobody is going to take authority or responsibility because they are free from all this. तो कई बार डिसीजन मेकिंग में फॉर्मल के थ्रू हमें डिसीजन मेकिंग लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. इट मे टेक टाइम, क्विक डिसीजंस कैन नॉट बी पॉसिबल, बट हमें रूट पता है किसी भी इंफॉर्मेशन की. बट इनफॉर्मल में हमारे पास डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, बेशक हमें रूट्स नहीं पता. कई बार हमें फीडबैक बहुत आसानी से मिल जाता है. जैसे कि फॉर्मल में अगर आपसे फीडबैक लेना हो तो फॉर्मल में एक पूरा प्रोसेस जाएगा, हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे. इनफॉर्मल तो कुछ नहीं है. तो कई बार इनफॉर्मल से आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ज्यादा आती है. आपके स्कूल में भी दिस इज नॉट सो इजी. अगर मान लो आपके प्रिंसिपल रूम में जाना हर बच्चे के लिए बहुत आसान कर दें तो समटाइम्स इट इज बैड, हर बच्चा सीधा वहीं पहुंच जाएगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके सीनियर टीचर्स, एचओडीज या प्रिंसिपल के पास जाना इतना भी मुश्किल नहीं होता. एंड वो कहीं आपको कॉरिडोर में मिल जाए और उन्होंने बोला और बच्चा कैसा हो, कैसे चल रही है पढ़ाई, तुम उतने में ही बड़ा अच्छा फील करते हो. लेकिन अगर वो क्लास में आके खड़े होकर पूछेंगे हाँ जी बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है, तो तुम में से कोई नहीं बोलेगा खराब चल रही है या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है. लेकिन अगर उस कॉरिडोर में या प्लेग्राउंड में मैम तुम्हें मिल गई, ओह हाउ आर यू राधिका, कैसी हो, कैसी चल रही है प्रिपरेशन, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो तुम शायद अपनी प्रॉब्लम बता दोगे कि मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन क्लास में अगर पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं बताने वाले हो. तो समटाइम्स जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फीडबैक इतना इजीली नहीं मिलता जितना इनफॉर्मल में मिल जाता है, और जितना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इनफॉर्मल में आ जाती है. नाउ चैप्टर 6 हमारा है स्टाफिंग. हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो वो खाली स्पेस बनाए उन स्पेस को फिल करना इज स्टाफिंग. ठीक है, वो जो जिगजैग पजल थी उस पजल में वो फिट करना सारे पार्ट्स, दैट इज स्टाफिंग. तो स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारी कितना हमारी रिक्वायरमेंट है, कितने हमारे पास मैन पावर है, और उन दोनों को फिल, जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए हमें कितने लोग और चाहिए, दैट इज स्टाफिंग. और सिर्फ स्टाफिंग इतना ही नहीं है कि वो मैनिंग करनी इज नॉट ओनली स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब है प्रॉपरली उनको ट्रेन करना भी. ठीक है, वो भी स्टाफिंग का पार्ट है. उनकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट करना, दैट इज ऑल्सो स्टाफिंग. तो स्टाफिंग क्या कहता है? स्टाफिंग ये कहता है कि रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनका अप्रेजल करना, ठीक है ना, उनको इंसेंटिव्स देना, ये सब स्टाफिंग है. तो स्टाफिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग से डील करना है तो ह्यूमन बीइंग तो चाहिए ही. मशीन से भी चलाने को ह्यूमन बीइंग्स तो चाहिए. तो इसलिए आजकल जो इतना हल्ला मच रहा है, भाई एआई तो जॉब खा जाएगा. एआई चलाने वाले कौन है? एआई बनाने वाले कौन है? ह्यूमन बीइंग ही तो हैं. तो कैसे हमारी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो सकती है? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल आ सकती है लेकिन बहुत सीवियर नहीं आ पाएगी. समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग भी तो सीख रहे हो, उसके आने से क्या हम नहीं सीख रहे क्या? तो कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग से ऊपर हो ही नहीं सकती है कभी भी, नेवर. ठीक है, तो हमारी स्टाफिंग की जरूरत क्या है? जो भी हो सकता है बाद में क्या अनएम्प्लॉयमेंट, AI is मतलब much more intelligent and मतलब in terms of creativity and in terms of calculations. हो सकती है लेकिन फिर और भी तो चीजें निकल आएंगी. वो कौन कर रहा है? वो एआई को अच्छा बना कौन रहा है? ह्यूमन बीइंग. यानी कि उतना उस लेवल का एआई बनाने के लिए भी तो उस लेवल के दिमाग वाले लोग भी तो हो गए ना फिर. तो फिर और जितनी चीजें बनती हैं फिर उसको करप्ट करने के तरीके भी तो बहुत निकालने वाले दिमाग आ जाते हैं. तो फिर
एम्प्लॉयमेंट का नेचर चेंज हो जाएगा। लक्ष्मी नगर में जो लाइन से किताबों की दुकानें हुआ करती थी आज से 20-25 साल पहले, वो लाइन से सारी कंप्यूटर्स और फोन एंड एक्सेसरीज एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की शॉप्स होने लग गई हैं। नेचर ऑफ काम, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो चेंज हुआ है उससे। ठीक है, तो स्टाफिंग की जरूरत है क्योंकि हम ह्यूमन एम्फेसाइज कर रहे हैं। दे आर द, बिकॉज हमारे फाइनेंस, हमारी मशीन, हमारी कैपिटल, एवरीथिंग इज रन थ्रू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नॉलेज उन्हीं के पास है कि ऐसे कैसे चलाना है, स्पेशलाइज्ड भी वही लोग हैं। ठीक है, अगर टीचर को सब्स्टिट्यूट यूट्यूब ने कर दिया तो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले कौन है? वो तो ह्यूमन बींग ही हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टीचर्स ने वो छोड़ के मत आओ पढ़ने, हम अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे, हम यूट्यूब पे डालना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली चीजें बदल रही हैं बस। ठीक है, फिजिकल बाउंड्रीज खत्म हो गई, आधे से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं इस समय, यहाँ से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो चीजें भी तो बदल गई। तो ये बेनिफिट भी तो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। टीचर को अपॉर्चुनिटी मिली कि उसे इतने दूर के बच्चे मिल गए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्हें इतनी दूर के टीचर मिल गई। तो अपॉर्चुनिटीज भी तो मिल रही हैं, हम सिर्फ थ्रेट्स ही क्यों देखते हैं। एनीवेज, टॉपिक से हटते नहीं है, जल्दी करना है। तो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है? स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि स्टाफिंग के थ्रू हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ढूंढ पाते हैं, कि जो ऐसा इंसान, ऐसा एम्प्लॉय जो हमारी राइट जॉब पे, जो उसकी स्पेसिफाइड जॉब स्पेसिफिकेशंस हैं उन पे वो काम कर सके, स्पेशलाइजेशन हो, एंड हम पहले से एडवांस में प्लानिंग करके उतने लोग अपॉइंट कर सकें जिससे कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ना स्टॉप हो। ठीक है, इसमें ये भी तो है कि हम जो जिस जॉब के लिए हम लोगों को स्टाफ हायर कर रहे हैं वो उसी जॉब में स्पेशलाइजेशन वाले लोग हैं। हाँ वही तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है ना, स्टाफिंग स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट दे रहा है ना। तो ये सब होता है। अब स्टाफिंग का प्रोसेस ना बहुत बड़ा है, तो पूरा प्रोसेस कभी नहीं आता, बट आपको क्यों लर्न करना है? क्योंकि आपको जब केस स्टडी देते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि मैनेजर फॉलोड फर्स्ट 3 स्टेप्स, व्हाट आर द नेक्स्ट 3 स्टेप्स, या व्हाट इनिशियल 2 स्टेप्स उन्होंने मिस कर दिए। तो इस तरह से आपको अगर स्टेप्स नहीं पता होगा तो जो वो खेल जाते हैं ना, लास्ट के 4 स्टेप बताओ, पहले 3 के बाद नेक्स्ट 4 बताओ, वो जो खेल जाते हैं ना, वो खेलने ना जाए उसके लिए आपको ये पूरे 10 के 10 स्टेप पता होने जरूरी हैं। क्या? पहले तो मैन पावर प्लानिंग करो। मैन पावर प्लानिंग में 2 टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है वर्कलोड एनालिसिस, एक है वर्क फोर्स एनालिसिस। क्या होता है वर्क लोड एनालिसिस? वर्कलोड एंड वर्क फोर्स में क्या डिफरेंस है? वर्कलोड में कितना काम allotted to someone is called workload. वर्कलोड इज हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, वर्क फोर्स इज कितना अवेलेबल है। तो वर्क फोर्स इज द अवेलेबल वर्क फोर्स एंड वर्कलोड इज हाउ मच इज रिक्वायरमेंट। तो अगर तो वर्कलोड ज्यादा है और वर्क फोर्स कम है तो वी विल अपॉइंट मोर, लेकिन अगर वर्कलोड कम है और वर्कफोर्स ज्यादा है, यानी कि अवेलेबल ज्यादा है, तो अब जो एक्सेस स्टाफ है या तो आप उसे निकालोगे या आप उसे किसी दूसरी जॉब में, दूसरी ब्रांच में कहीं ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, वर्कलोड एंड वर्क फोर्स। वर्कलोड इज हाउ मच रिक्वायर्ड, वर्क फोर्स इज हाउ मच अवेलेबल। ठीक है, फिर आप जॉब एनालिसिस करते हो। जॉब एनालिसिस में सारी कंडीशंस होते हैं कि ऐसी जॉब है, जॉब परफॉर्मेंस में क्या क्या चाहिए, क्या क्या एसेंशियल्स हैं, पूरा उसका डिटेल्स होती हैं। ठीक है, जॉब एनालिसिस कि हर जॉब को करने के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आप रिक्रूटमेंट करते हो। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव मतलब आप उसमें अट्रैक्ट करते हो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज नहीं है वो, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को हर जगह से। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव। आप किस तरह से स्टाफ को, लोगों को अट्रैक्ट करते हो कि आप हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करो, न्यूज़पेपर के थ्रू, कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू, बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर आपने बहुत सारी एप्लीकेशन इकट्ठी कर ली, अब आपका नेगेटिव प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप
सिलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। वेरियस लेवल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, वो भी अभी हम लोग करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जिससे हमारे पास रिक्रूटमेंट में अगर 100 एप्लीकेशंस आई एंड वी नीड 2 पीपल, 2 एम्प्लॉयज, हमारे पास 2 ही सीट्स हैं, तो उन 100 में से हाउ वी चूज ओनली 2 कैंडिडेट्स, तो वो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा दैट इज अ नेगेटिव प्रोसेस, राइट। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट कैसे, हम हमने उनको प्लेस कर दिया कि भाई तुम्हारी ये जगह है, यहाँ बैठो, यहाँ काम करोगे, और फिर हम उनको ओरिएंटेशन देते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन में हम उन्हें कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के गोल, ऑब्जेक्टिव सब बताते हैं, और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद वो काम पे जाते हैं, और ट्रेनिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अभी ट्रेनिंग हो रही है, फिर कुछ दिनों बाद फिर ट्रेनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग चलती रहेगी जब तक आप जॉब में टाइम टू टाइम, और फिर जैसे आप लोगों का हर साल रिजल्ट आता है, ऐसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उनका, जिसके बेसिस पे उनकी प्रमोशन होता है, उनका करियर प्लान होता है, उनकी सैलरी हाइक डिसाइड होता है, कॉम्पेंसेशन डिसाइड हो रहा है, या वो सेपरेशन बाहर कर दिए जाते हैं कि चलिए पधारे अब आप, हो गया, ठीक है। तो स्टाफिंग के जो मेन 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया पॉजिटिव प्रोसेस है, 2 तरह से रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में फिर फर्दर 2 ही हो सकते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, ठीक है। या तो आप ट्रांसफर कर दो एक जगह से दूसरी जगह, या प्रमोशन दे दो कि चलो भाई ठीक है अब इसको हम बड़े लेवल पे, तो ट्रांसफर इज द हॉरिजॉन्टल थिंग, सेम डेजिग्नेशन पे यहाँ पे आ गया। प्रमोशन इज द वर्टिकल थिंग, अब आपने अपर लेवल पे चले गए, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। अब पहले अगर हम इंटरनल के फायदे नुकसान की बात करें, तो इंटरनल के फायदे नुकसान क्या, इंटरनल का फायदा ये है कि आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाती है, आपके एम्प्लॉयज को ऑलरेडी आपका वर्क कल्चर पता है, ठीक है ना, हाँ, लेकिन आपको बार बार ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, और आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेशन भी तो मिल रहा है कि देखो हमारी कंपनी को हम पे कितना वो है भरोसा कि उन्होंने हमें प्रमोट किया, या उन्होंने नई ब्रांच खोली तो हमें वहां भेज दिया। बट कई बार इससे नुकसान भी होता है, जब हार्ड पोस्टिंग कर देते हैं, ट्रांसफर जो होता है वो पनिशमेंट ट्रांसफर हो जाता है किसी ऐसी जगह जो कि हार्ड पोस्टिंग होती है, तो कई बार कंपनीज ट्रांसफर पॉलिसी को पनिशमेंट पॉलिसी भी बना देते हैं कि हम इसे निकालेंगे नहीं, इसको हार्ड पोस्टिंग पे भेज देते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा बहुत होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा अच्छा कर देता है उस बेचारे को तो हार्ड पोस्टिंग होती मिल जाती है। बट हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ठीक है। तो नुकसान ये है कि आपका ना एम्प्लॉयज को पता है कि हमारा प्रमोशन तो होना ही है इतने सालों बाद, तो उनके अंदर कोई जील नहीं रहती काम करने की, कॉम्पिटिटिव नहीं होते। नए लोग आएंगे तो कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, और कई बार बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करने से उनकी लाइफ सेट नहीं हो पाती, हर आए दिन ट्रांसफर, तो ये नुकसान भी है। अब अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, तो एक्सटर्नल में हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज के रिकमेंडेशन के थ्रू, या हम अपने लेबर को अगर हमें रखना है तो हमने बाहर ही होर्डिंग लगा दिया कि वी नीड लड़कों की आवश्यकता है, कई बार देखा होगा ना लगा हुआ लड़कों की आवश्यकता है, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, वेब naukri.com और इंटर्नशाला और बहुत सारे ये सब होते हैं, वेब पब्लिशिंग वगैरह। इसका फायदा है, आपको न्यू ब्लड आ रहा है, आपके लोग कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, तो आपके लिए और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उनसे आप ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जरूर होता है, ये कॉस्टली भी होता है, और कई बार आप इतनी मेहनत करके एम्प्लॉयज रखते हो और पता लगता है वो एम्प्लॉयज ही गड़बड़ है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने एक बड़ी पोस्ट के लिए, हाई पोस्ट के लिए किसी को अपॉइंट किया, जबकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट कोई था, बट इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग दैट एम्प्लॉय आपने एक नए पर्सन को लाके उसके सर पे बिठा दिया, तो दैट क्रिएट्स डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयज कि भाई इसमें क्या खास है, मैं इससे बेटर था, तो वो डिससैटिस्फैक्शन भी देता है, ठीक है। फिर सिलेक्शन आता है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, बिल्कुल बेसिक से स्क्रीनिंग, जिसमें आप एलिजिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी को मैच कर लेते हो, दैट्स इट। फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट, ये सारे जितने भी
स्टेप है ना सिलेक्शन के, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फॉलो हो सकता है इसमें से कुछ हो और कुछ नहीं भी हो, एज पर द नेचर ऑफ जॉब ये डिसाइड होता है, ठीक है। बट सिलेक्शन टेस्ट एक क्या होता है, आईक्यू लेवल चेक करने के लिए। अब ये टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 टेस्ट हैं ये, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर एक का ना एक एक कीवर्ड है वो लिख लो। जैसे इंटेलिजेंट है वो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को चेक कर रहा है, ठीक है। एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड पोटेंशियल फॉर लर्निंग के लिए होता है, न्यू स्किल, तो एप्टीट्यूड टेस्ट पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल हो गया। फिर पर्सनालिटी टेस्ट इमोशनल मैच्योरिटी चेक करने के लिए हो गया। फिर ट्रेड टेस्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करने के लिए हो गया, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट आपका हो गया इन्वॉल्वमेंट इन ग्रुप, ठीक है, वो इंटरेस्ट टेस्ट है कि हाउ यू इन्वॉल्व इन ग्रुप। तो ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं जब वो केस स्टडी देते हैं और उसमें कहते हैं कि फाइंड आउट विच टेस्ट आर रिक्वायर्ड, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर इंटरव्यू हो जाता है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसको ऑफर देते हैं कि दिस इज एन ऑफर, हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, ये जॉब प्रोफाइल रहेगा, पूरी हम ऑफर देते हैं। फिर वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है, फिर कहानी खत्म हो जाती है। फिर ट्रेनिंग की जब बात आती है तो ट्रेनिंग के तो फायदे हैं ही, आपके रिसोर्सेज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाता है, एम्प्लॉयज के लिए भी फायदा है कि उनकी स्किल डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है ना। तो फायदा दोनों के लिए, एम्प्लॉयज का मोरल हाई होता है, एम्प्लॉयज में सेटिस्फेक्शन ज्यादा आता है, ठीक है ना, तो आपकी वेस्टेज कम होती है, तो ये सब तो बेनिफिट हैं। अब आपका आता है कि ट्रेनिंग कौन कौन से तरह की होती है। ट्रेनिंग आपके पास 2 तरह की होती है, एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, जो जॉब प्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन का पार्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे कि इंटर्नशिप हो गई, अप्रेंटिसशिप हो गई, दैट इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आजकल तुम लोगों को कॉलेज में भी जाओगे तो भी तुम्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है मिनिमम, ठीक है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है जो कि कुछ दिन की या कुछ घंटों की होती है, जिसमें आप जॉब पे प्रोडक्शन का पार्टिसिपेशन नहीं हो, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मतलब बिल्कुल सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है और उस पर आपको काम करना सिखाया जाता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क इन ओरिजिनल फॉर्मेट, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट से सिमिलर फॉर्मेट बना दिया जाता है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। जैसे मान लो क्लासरूम में पढ़ाना है, टीचर्स हैं, तो उनको अलग से 10 बच्चे, 15-20 बच्चे बिठा, उन्हीं के कलीग्स जो है वो टीचर बन के, स्टूडेंट्स बन के बैठ जाए, फिर वो पढ़ाना शुरू कर देंगे, दैट इज वेस्टिब्यूल। एक्चुअल वो आप एक्चुअल क्लासरूम में नहीं हो, बट यू आर बिहेविंग लाइक यू आर इन एक्चुअल क्लासरूम, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। काफी सारे फील्ड्स में है, मेडिकल में तो दोनों ही काम आते हैं, ऑन द जॉब भी और ऑफ द जॉब भी। हाँ, काफी सारी फील्ड्स में, सिर्फ मेडिकल में नहीं, बहुत फील्ड्स में होते हैं। आप लोग इनफैक्ट जो केस स्टडीज करते हो, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, कि आप के केस लेके काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 7, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, अभी तक क्या हो रहा था, प्लान चल रहा था, मतलब हमने प्लान किया, हमने ऑर्गेनाइज किया, हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमने स्ट्रक्चर को फिल किया, काम नहीं शुरू हुआ। डायरेक्टिंग से काम होना शुरू होता है, ठीक है, यहां से काम होना शुरू हो गया तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग। हम जब अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई इस काम को ऐसे करना है, हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए, हम उन्हें गाइड कर रहे हैं, हम उन्हें काउंसिल कर रहे हैं, हम उन्हें लीड कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्टिंग, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा है विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, भाई रेगुलरली आपको गाइडेंस की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं ना कि करके रख दिया। जैसे हमने स्टाफिंग में क्या किया, हमने एम्प्लॉयज को रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको दे दिया और हमने उनको अपॉइंट कर दिया और अब वो काम कर रहे हैं।
तो एक लेवल पे तो हम कहते हैं ना कि हाँ खत्म हुआ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक लेवल पे तो हम कहते हैं ना कि खत्म हुआ, लेकिन ये खत्म नहीं होता। जैसे प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ऐसे ही डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो इसे हमारा की मैनेजरियल फंक्शन है जो इनिशिएट सेक्शन है। डायरेक्टिंग के लिए हम क्या कहेंगे, करेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, इट इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है ना। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स को भी चाहिए, मिडिल को भी चाहिए, लोअर को भी चाहिए, हर लेवल पे डायरेक्टिंग की जरूरत है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जनरली टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भी जाता है इन सम केसेस, बट मेनली टॉप टू बॉटम ही रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस फिर वही होगा, इनिशिएट सेक्शन, इंक्रीजेस एम्प्लॉइज एफर्ट, एम्प्लॉयज को गाइड करना, रेगुलरली मोटिवेट करना, कोई भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उस डायनामिक चेंजेस में अडॉप्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी बनाए रखना जिससे कि एम्प्लॉयज बार बार छोड़ के ना जाएं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना। अब डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। हम इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सुपरविजन का मतलब क्या हुआ, सुपरविजन मतलब जो हमारा सुपरविजन, मतलब हमारा ओवर एंड अबव द रेगुलर विजन, नॉर्मल विजन से ज्यादा हम जब टू ओवरसी ऑल द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, देन वी से दिस इज सुपरविजन। मतलब हम उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है, फिर हम उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ये सब लीडर का काम है। एट द टाइम ऑफ वर्किंग प्लेस, जब वो काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस से सब कुछ करना, बिफोर प्रोडक्शन प्रोसेस, आफ्टर प्रोडक्शन प्रोसेस, देखना सारा। तो सुपरविजन को हम 2 तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एक तो ये एलिमेंट है जो अभी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, और एक सुपरवाइजर जो एज अ फंक्शन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सुपरवाइजर जो काम कर रहा है दैट इज ऑल्सो सुपरविजन एज अ फंक्शन, ठीक है। तो सुपरवाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे ऑपरेशनल लेवल के एम्प्लॉयज हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बना सके, उनको रेगुलर ट्रेनिंग दे सके, उनकी प्रॉब्लम्स को या एक्चुअल वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स को वो शेयर कर सके मिडिल लेवल के मैनेजर्स को, इसलिए, ठीक है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी सुपरवाइजर ही देते हैं, तो दैट्स व्हाई सुपरविजन इज इम्पोर्टेंट। फिर हम मोटिवेशन की अगर बात करें तो मोटिवेशन तो एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन इज जस्ट टू स्टिमुलेट पीपल्स एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, विलिंगली करें, फोर्सफुली ना करें, दैट इज मोटिवेशन। तो इट इज इनर स्टेट, दैट इज मोटिव, कि आपको करना क्यों है, मोटिवेट होना क्यों है। फिर आप किसके थ्रू मोटिवेट हो रहे हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू, आप मोटिवेट किस चीज से होगे, दैट इज मोटिवेटर। और फिर मोटिवेशन यानी कि जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। मोटिव is the reason for which motivation is required to do, motivator through which motivation can do, and technique is the motivation is a technique, ठीक है। 3 टर्म्स हो गए। तो मोटिवेशन के फीचर्स क्या है, इंटरनल फीलिंग है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेगेटिव कैसे हो सकता है मोटिवेशन, मैंने भी डांट दिया, मैंने तुम्हें डांट के बोला कि नहीं तो करना ही है, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या है, कोई भी मोटिवेट कैसे होगा, पहले आपकी अनसेटिस्फाइड नीड्स होंगी, कुछ नीड होगी जो आपके अनसेटिस्फाइड होगी, ठीक है। फिर आपको टेंशन होगी, अब टेंशन में आप ड्राइव करना स्टार्ट करोगे, ड्राइव मतलब ड्राइविंग वाला ड्राइव नहीं, ड्राइव मतलब आप ये सोचोगे कि मैं क्या करूं, और आपको टेंशन हुई, फिर आपने सर्च बिहेवियर किया, आपने सर्च किया, फिर आपकी नीड सेटिस्फाई हुई और आपकी टेंशन रिलीज हुई। तो यू मोटिवेटेड बिकॉज यू हैव सम टेंशन। मान लो हम तुम्हारी पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो तुम्हें लगा कि ओ माय गॉड अब तो मेरा 5 दिन बाद पेपर है, अब मैं क्या करूं। तो अनसेटिस्फाइड नीड कि मेरे को सारा सिलेबस करना है 5 दिन में, अभी तक तो मैंने सोने में टाइम निकाल दिया इतना सारा, अब क्या करें, अब मुझे टेंशन होनी स्टार्ट हुई। अब टेंशन होनी स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि यूट्यूब चैनल से पढूं या मैम को बोलूं मैम पढ़ा दो एक बार, क्या करूं। फिर कुछ मैम से पढ़ा, कुछ किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ा, और ये सब कुछ करके मेरी नीड सेटिस्फाई हो गई। और मेरी नीड सेटिस्फाई, मेरे को टेंशन रिलीज हुई, मैं पेपर देकर आई और हमारा पेपर बढ़िया हो गया।
तो तुम्हारे अंदर कहां से मोटिवेशन आया? क्योंकि तुमको टेंशन हुई। अगर टेंशन ही नहीं होती, किसी को अभी भी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो सर्च बिहेवियर ही नहीं होगा ना, तो उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, उसे समझाओगे भी, अरे देखा जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। क्यों? सही कह रही हूँ ना। तो मोटिवेशन क्यों जरूरी है? मोटिवेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, नेगेटिव एनवायरनमेंट को, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में करने के लिए जरूरी है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस करने के लिए जरूरी है, एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है, और कोई भी डायनामिक एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने हो तो उसको स्मूथली हम इनकलकेट कर सके इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट, उसके लिए हमें मोटिवेशन जरूरी है। और इसके लिए हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट आए थे, अब्राहम मैस्लो, उन्होंने ये कहा कि किसी भी एम्प्लॉय की ना नीड्स को जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से लेवल ऑफ नीड पर है। तो उन्होंने 1943 में, ये ईयर एमसीक्यूज में आ सकता है, 1943 में उन्होंने ये थ्योरी दी, और उनकी थ्योरी में उन्होंने कहा कि 5 लेवल ऑफ नीड्स होती हैं। कौन सी 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं टू सर्वाइव, टू लिव, अगर आपको जिंदा रहना है तो वो बेसिक नीड्स हैं। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो उन बेसिक नीड्स पर आ जाती है, ठीक है ना, वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। तो उसके लिए जैसे कि हंगर है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, तो वो बेसिक सैलरी तो चाहिए ही चाहिए। जैसे ही आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, यू जंप टू दी सेकंड। सेकंड क्या हो गई? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। प्रेजेंट नीड सेटिस्फाई हो गई, अब मुझे फ्यूचर चाहिए, तो उसके लिए पेंशन प्लान चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए। फिर बिलोंगिंगनेस, कि मेरी दोस्ती यारी भी तो हो, कोई मुझे पहचानता भी तो, मुझे फ्रेंडशिप चाहिए, मुझे अपने कलीग से अच्छे रिलेशन चाहिए, सुबह जाए तो हाय हेलो करने में 5-10 मिनट लगे, ऐसी दोस्ती भी चाहिए। अब अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो तुम्हारा आने का मन ही नहीं करेगा, है ना, बोर हो जाते हैं, कोई होना चाहिए। अब वो भी मिल गए, अब क्या चाहिए? अब एस्टीम नीड, स्टेटस, भैया मेरा कोई जॉब टाइटल तो हो, मुझे कोई जाने तो सही, मैनेजर साहब हैं, एक जॉब टाइटल तो हो, मेरा कोई केबिन तो हो कि उनके ऑफिस में जाना है, दैट इज एस्टीम नीड्स। एंड फिर द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ फुलफिलमेंट, कि यस आई कैन डू दिस, यही एक पर्सन है जो ये कर सकता है, अचीवमेंट। ये हमारे 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं। इसमें जो हमारी फर्स्ट 2 नीड्स हैं उनके लिए तो हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स काम आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब कि सैलरी हो गई, हमारी बोनस हो गए, पार्टनरशिप में आ गया, परक्विजिट्स हो गए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स हो गए, को पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब आ जाते हैं। लेकिन जो पहली 2 के बाद ऊपर की जो 3 लेवल ऑफ नीड्स हैं उनके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर इम्पोर्टेंट, जैसे कि स्टेटस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हो गया, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर थर्ड नेक्स्ट एलिमेंट आता है लीडरशिप। हमारा नेता कैसा हो, लीडरशिप कैसा होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर होना चाहिए, इंटरैक्शन उसको करनी आनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसका बॉडी बिल्टअप होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो 3 तरह के लीडर्स होते हैं। एक ऑटोक्रेटिक जो सिर्फ अपनी चलाते हैं, हमारी सुनो, मैंने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। तो अगर हमारे एम्प्लॉइज बहुत कम इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट है, तो ऐसे में ऐसे ही लीडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन कई बार इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि अरे ये तो बड़ी ऑटोनॉमी चला रहा है, अपनी अपनी चला रहा है, बायसनेस भी हो जाती है, एम्प्लॉइज इनिशिएटिव लेना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है डेमोक्रेटिक, जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव, मतलब कंसल्टेटिव। आप अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करते हो और डिसीजन आपका ही होता है। आप अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करते हो, डिसीजन आपका ही होता है। तो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, इनिशिएटिव आता है। हाँ, इसमें डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिले हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, बट वैसे ये बहुत बेस्ट माना जाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉइज, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क। हमें देखना है कि विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल शुड बी सूटेबल। थर्ड होता है लेजिस फेयर। लेजिस फेयर में तो अपना काम करते रहो, जरूरत हो तो मेरे से पूछ लेना। ये तभी चल सकता है जबकि एम्प्लॉइज ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, स्किलफुल हैं, दे डोंट नीड एनी गाइडेंस, तभी आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एम्प्लॉइज कामचोरी भी कर सकते हैं और हो सकता है यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ना आए, सब अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है ना। तो 3 लीडरशिप स्टाइल हो गए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर, ठीक है। तो ये 3 हमारे होते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो हम अभी कर रहे हैं,
कम्युनिकेशन सिंबल के थ्रू भी हो सकता है, जो इमोजीज भेज भेज के हम करते हैं व्हाट्सएप पे, सिंबल के थ्रू हो गया, ठीक है ना। और वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, जो हम बात कर रहे हैं। ओरल भी हो सकता है, जो भी बोल रही हूँ। रिटर्न भी हो सकता है, जब मैं आपको नोट्स लिखवा देती हूँ। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सेंडर है, उसने एक मैसेज बनाया, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग, अपनी सजेशन, उसको एनकोड किया, फिर किसी एक मीडिया के थ्रू भेजा, रिसीवर के पास मैसेज आया, उसने डिकोड किया, उसने फीडबैक दिया। इस पूरे प्रोसेस में, जैसे कि अभी नीचे बाहर वालों का शटर डाउन हो रहा था, तो वो नॉइज आ गई थी, ठीक है ना। तो वो नॉइज आई, तो उससे हो सकता है कुछ वर्ड मिस हो गया हो सुनने में, तो दैट इज नॉइज। हो सकता है पुअर नेटवर्क कनेक्शन हो, फोन पे कहते हैं ना आवाज नहीं आ रही है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं तब जाके नेटवर्क आता है, अब आ रही है अब आ रही है अब आ रही है, आधी बात तो यही बोलते रहते हैं, अब आ रही है अब आ रही है अब आ रही है। वो भी एक रीजन हो सकता है। हो सकता है हमने मैसेज भेजा लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो मैसेज वहां डिलीवर ही नहीं हुआ। तो देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से हो सकता है हमारे गेस्चर्स कुछ और कह रहे हैं। वो एक किसी से रास्ता पूछा, राइट जाना है राइट जाना है राइट जाना है, तो गेस्चर ही रॉन्ग हो गए, पोस्चर ही रॉन्ग हो गया। तुम्हें लग रहा है कि मैम बहुत गुस्से में है, मैंने कहा नहीं मैं तो गुस्से में नहीं हूँ। नहीं मैम आपको देख के लग रहा है बहुत गुस्से में हूँ। अब मैं क्या बताऊँ कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लग रही है, इसलिए मेरे चेहरे से ऐसे लग रहा है। तो रॉन्ग गेस्चर है। तो उससे भी मैसेज मैंने बोल दिया आओ बैठो, तुम्हें लगा मैम सार्कास्टिकली बोल रही है। तो इस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है, अगर हम एक फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत सिस्टमैटिक होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होती है, लेकिन कई बार फॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से डिसीजन डिले हो जाते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, दो डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल में अगर सीनियर सीनियर जो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है तो वो डाउनवर्ड्स, अगर ये ऊपर वाले से बात कर रहा है तो अपवर्ड्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में तो कोई बात ही नहीं है, इनफॉर्मल तो मतलब कोई भी किसी से बात कर रहा है, कोई सीनियर नहीं है कोई जूनियर नहीं है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे थे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कम्युनिकेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कई बार हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, हमारा एक्सप्रेशन बेटर हो जाता है। हो सकता है इन फॉर्मल कम्युनिकेशन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स प्रॉपरली, बट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। तो इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ तुम क्या पूछना चाहते? कोई सुपीरियर कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, वो बस बात कर रहे हैं आपस में, आउट ऑफ फ्रेंडशिप आउट ऑफ लव सिंपैथी बात कर रहे हैं। उस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो मतलब क्या है, एम्प्लॉय तो नहीं हो सकते? एम्प्लॉय होंगे ना। तुम्हारे स्कूल में 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन में कौन सा बच्चा रहेगा, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तुमको अपने क्लास टीचर से अपनी प्रॉब्लम पहले शेयर करनी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। बट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर क्लास टीचर, यू आर कंफर्टेबल विद योर टीचर जिन्होंने आपको 7th 8th में पढ़ाया था। तो यू गो टू दैट टीचर कि मैम आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर जो तुम्हारी क्लास का नहीं है, बट यू आर कंफर्टेबल विद दैट सीनियर, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हाँ जैसे मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉयर होता नहीं है ना, नहीं ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं, हम ये कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन तो हुआ है, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड हुई है, लेकिन जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड नहीं हुई, जो आउट ऑफ फ्रेंडशिप बात कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स मतलब जो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस हैं, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब हमारे सिमेंटिक बैरियर्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स, हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये तो कुछ गलत ही बोलने वाला है, मैंने पहले ही मान लिया कि तू कुछ भी पूछेगा तो उठपटांगी पूछेगा, तो हो सकता है तूने कुछ सही भी पूछा हो तो भी मैं मान के चल रही हूँ। तो दैट इज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन या लैक ऑफ अटेंशन, पढ़ यहाँ रहे हो ध्यान कहीं और है। पुअर मेमोरी मतलब भूल ही जाते हैं हम, ठीक है ना। डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट ही नहीं करते, तुमको ये पता है कि अच्छा ये बैठ के पढ़ा रही है, इन्हें कुछ नहीं पढ़ाना,
डिस्ट्रस्ट, आप अपने सबॉर्डिनेट पे, सीनियर्स पे, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, स्टेटस, ये प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है कि एम्प्लॉइज आर नॉट एबल टू, मतलब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू, मान लो आपके पेरेंट्स वांट टू टॉक टू योर क्लास टीचर, देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू टॉक विद देम, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रिक्ट रूल्स। इमरजेंसी है, मुझे आज ही बात करनी है, मैं को नहीं ऐसे नहीं, अपॉइंटमेंट लेकर आओ, इस दिन आओ, उस दिन आओ, तो फिर तो तब तक तो प्रॉब्लम ही खत्म, क्या है प्रॉब्लम तो अभी है ना, तो भी बात करनी जरूरी है, ये वाली चीज। पर्सनल बैरियर्स, बिल्कुल हम पर्सनली ये सोचते हैं कि अब हम अपनी अथॉरिटी को क्या ही चैलेंज करें, ठीक है, या हम छोड़ो ना, क्या ही बात करें, या सीनियर्स भी दे आर नॉट विलिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, आपके सीनियर्स भी सोचते हैं छोड़ो ना, इनसे क्या ही बात करें, तो ही काम छोड़। तो यहाँ पे ये पर्सनल बैरियर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनविलिंगनेस हो गई टू कम्युनिकेट, इंसेंटिव नहीं है प्रॉपर, तो इन सबको कैसे ठीक कर सकते हैं? बी अ गुड लिसनर, आपको सबसे पहले लिसनर बनना आना चाहिए, फिर आपको अपनी बात बोलने में क्लैरिफिकेशन चाहिए कि व्हाट आई वांट टू से, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं कहूँ भाई ढंग से बोलो, बोलना क्या चाह रहे हो, तब तो बात है। आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन बैलेंस्ड होनी चाहिए, आप जो बोलना चाह रहे हो आपकी टोन वैसी होनी चाहिए, आपका कंटेंट उससे मैच करता हुआ होना चाहिए, और ये इंश्योर करो कि सामने वाले को बात समझ में आई है जो आपने बोली है, तो टेक प्रॉपर फीडबैक, ठीक है। और फिर जो भी बात हुई है उसको फॉलो अप भी करना जरूरी है, ये नहीं कि बात होके खत्म हो गई। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 7 इज ओवर। धन्यवाद। नाउ द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 8, कंट्रोलिंग। बहुत ही बच्चों सा चैप्टर है, विद्यु सा चैप्टर है। कंट्रोलिंग क्या है? हम जब से पढ़ते आ रहे हैं बुक 1, तब से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कंट्रोलिंग होगी, फाइनली कंट्रोलिंग हो गई, मतलब जो हमने प्लान किया उसके हिसाब से हमारे काम हुए कि नहीं हुए, ये चेक करना कंट्रोलिंग है, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग क्या है? टू इंश्योर दैट ऑल द वर्क हैज बीन डन एज पर आवर प्लान्स और नॉट, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है? परवेसिव है, बड़े दिनों बाद परवेसिव आया, बीच में ये ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग और स्टाफिंग ने परवेसिव वर्ड थोड़ा हटा सा दिया था हमारा। परवेसिव हमारा प्लानिंग में था, मैनेजमेंट में था। हाँ, मैं नेक्स्ट यही बताने वाली थी, आई नो कि भूल गए होगे। परवेसिव वर्ड का मतलब है एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, याद आ क्या? दैट्स गुड। तो कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है, अगर मेरा कोई गोल ही नहीं है तो मैं कंट्रोल क्या करूंगी, ठीक है। और कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन, बिकॉज कंट्रोलिंग के बाद वापस प्लानिंग आ जाता है, उस कंट्रोलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो कंट्रोलिंग इज द एंड ऑफ वन साइकिल। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग में बहुत ज्यादा घुमाते हैं इसके वर्ड्स, तो बहुत ध्यान से करना। कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द end of one cycle of management function which gives basis to another planning। एक साइकिल खत्म हुआ, ऐसे प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ। अब इस कंट्रोलिंग पे हमने देखा कि क्या क्या डेविएशन है, हमने फिर से प्लानिंग किया, फिर से ऑर्गेनाइजिंग किया, ऐसे। तो अगर लास्ट फंक्शन है तो वो गलत है, लास्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर एंड ऑफ वन साइकिल आए तो हम इसको बोलते हैं दैट इज ओके, ठीक है। तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए, मोटिवेशन के लिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, टू इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, वेदर वी आर फॉलोइंग आवर प्लान्स और नॉट, whether we are coordinated or not, whether we are doing our work or not, whether we are following our standards or not, our planning was good or some loopholes, मतलब हमारी प्लानिंग कुछ गलत तो नहीं है, तो उस सब को चेक करना इज कंट्रोलिंग। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज इम्पोर्टेंट। और फिर कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? पहले तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए? अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए,
ठीक है ना। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स अगर बनाते हैं तो उनके लिए हमें कोई बेस बनाना चाहिए कि हम उन्हें चेक कैसे करेंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को तो मेजर करना आसान है। हमने कहा 2000 यूनिट्स बनानी है, 2000 यूनिट्स बनी या नहीं बनी। अच्छी यूनिट बनानी है तो अच्छी की डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं तुम्हें आज ये बोलूं बढ़िया मार्क्स लेकर आने हैं और फिर किसी के आ गए 60 नंबर और मैंने कहा कि ये बढ़िया है, मैम आपने बढ़िया कहा था, मेरे लिए तो यही बढ़िया है। ठीक है भाई, आपने थोड़ा कहा था कि 80 में से 80 लाने हैं, हमने बढ़िया बोला था, बढ़िया है मेरे। और ऐसा होता है, एक मेरी स्टूडेंट थी, उसको फैशन डिजाइनिंग करना था, उसके घर वालों ने भी यही बोला, कहते कि मैम बस एलिजिबिलिटी बन जाए, इतना ही करा दो, हमें नहीं चाहिए इसके कोई पूरे 80-90 नंबर। तो वो बहुत क्लासेस मिस करती, सब कुछ होता, लेकिन उसके घर वाले और वो इतना था कि मैम 60s में मार्क्स आ जाएंगे ना, हम हैप्पी हैं, 60% ओवरऑल, वी आर सो हैप्पी। एंड उसके 64% आए एंड इतने वो खुश थे कि किसी के 99 वाला भी क्या ही खुश होगा। अरे मैम 4% ज्यादा आ गए इसके, तो अब मेरी नजरों में होंगे अच्छा 64%, लेकिन उसके लिए वो बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया इज वेरी क्वांटिटेटिव टर्म्स आर स्पेसिफिक, क्वालिटेटिव टर्म्स आर नॉट स्पेसिफिक। तो आपको ये फिक्स करना है स्टैंडर्ड्स की वो कोशिश करके क्वांटिटेटिव ही हो, क्योंकि क्वालिटेटिव पे मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड्स हमारे बहुत प्रिसाइज होने चाहिए, कम्युनिकेट हम कर सकें, ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि वो इनका मेजरमेंट भी इजीली हो और हमारे एम्प्लॉयज को भी वो समझ में आए कि हमारा अप्रेजल किन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हो रहा है। एवरीवन शुड नो देयर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगर मैं ये कह रही हूँ बढ़िया आए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि तेरे लिए 60 आ जाए मैं बहुत खुश हूँ, 80 में से, तेरे 80 में से 70 आ जाए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तेरे 75 भी आए तो तुम मार खाए, मेरे को तेरे पूरे चाहिए। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट में अलग अलग बोल सकते हो, देन दैट इज ओके। एवरीवन शुड नो कि मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं उन्हीं स्केल पे जिन स्केल पे स्टैंडर्ड्स बनाए, जिससे कि हम उनको मेजर कर सकें। अब उसको मेजर करने के लिए हमें परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ भी टेक्निक ले सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, सैंपल चेकिंग कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही होना चाहिए। फिर कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके डेविएशंस आए, डेविएशंस को एनालाइज किया। अब डेविएशंस को एनालाइज करने के भी दो मेथड्स हैं, कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है कि रिजल्ट एरियाज फिक्स करता है, की सक्सेस एरियाज, कि यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं, हमारा जो कंट्रोल है वो किस बेसिस पर होगा, उसमें की रिजल्ट एरियाज हमने फिक्स कर दिए कि पूरा काम है इसमें ये पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि मान लो हमने कहा कि मटेरियल है, मटेरियल चलो अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, गैस के प्राइस बढ़ गए, तो गैस के प्राइस बढ़े फिर कम भी हो गए थे, है ना, बड़ा हल्ला मचा था ना बीच में। गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हमने एक लिमिट रख ली कि अगर इतने तक का प्राइस बढ़ेगा 10% तक का, देन इज ओके। 10% से ज्यादा बढ़ेगा तो वो हमारे सोचने का काम है। तो हमने अपने ये देख लिया कि कहाँ तक का हम बियर कर सकते हैं, क्या हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं, जिससे कि हम पूरे काम को चेक ना करके उन की रिजल्ट एरियाज को चेक करें। सिमिलर ही बात हमारी थोड़ी सी डिफरेंस के साथ हमारी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पर है। मतलब हम इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द यूनिट्स जस्ट कंट्रोल सम स्पेसिफिक यूनिट्स। मतलब अगर हमारा पेंसिल जो कि 5 रुपए की आ रही थी, अब वो 6 रुपए की आ गई, तो देखा जाए तो 20% रेट बढ़ गया, बट छोड़ो कोई बात नहीं, चलता है। बट अगर हमारा कंप्यूटर जो हमें लेना था, हमारा लैपटॉप जो कि 80,000 का था, वो 90 का हो गया, अब वो 10% भी नहीं बढ़ा है पूरा, इससे ज्यादा बढ़ेगा। हाँ मतलब मैं असली बात नहीं कर रही ना, मतलब एक्चुअली में बढ़ा है। हाँ हाँ, तो 80 से 90 का हो गया, भावनाओं में बह जाता है 1 मिनट के अंदर ही। तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, जबकि वो सिर्फ 10% भी नहीं है, फिर भी वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास मेरे 100 एम्प्लॉयज हैं, उन 100 एम्प्लॉयज में से कोई 1 या 2 काम ठीक से नहीं कर रहे या रेगुलर एब्सेंट हो रहे हैं, तो मैं देखूंगी चलो ठीक है, मैं देखती हूँ उन लोगों को। लेकिन अगर ये एब्सेंटिज्म बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा इतना एब्सेंटिज्म क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि मैं उसमें अगर कोई रेगुलर भी आ रहा है तो मैं उसको थोड़ी ना बात करूंगी, वो तो कहेगा ना मैं तो रेगुलर आ रहा हूँ। तुम ही लोगों में अगर मैं तुम सबको डांट रही हूँ, 2 बच्चे नहीं आए और मैंने तुम्हें डांटना शुरू कर दिया, तुमको क्या लगेगा? मैम हम तो टाइम पर आ रहे हैं, हम तो रेगुलर आ रहे हैं, आप हमें क्यों डांट रहे हो? जो नहीं आए उन्हें बोलो ना। दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि एक्चुअली में उन्हें बोलना चाहिए ना जो नहीं आए। जो आए हैं बेचारे, वो तो बच्चे आए हैं मासूम से, है ना। तो ये हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। फिर हम ये सब कुछ करके करेक्टिव एक्शन लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो डेविएशंस हैं वो करेक्टिव एक्शन कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने की जरूरत है, हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स करने का तरीका ही गलत है, जो भी है वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलिंग से बुक 1 का समापन हुआ। इति श्री, नमस्कार।